नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे बोल रखा था कि ऐसी मैराथन लेके आऊँगा आपके लिए जहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं और नए नए क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है पेपर के अंदर कुछ नए टाइप आपको देखने को मिल सके, क्योंकि आपने देखा अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे एग्जाम हुए थे, उस पर रीजनिंग के नए नए टाइप पूछे गए थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा। जिस भी स्टूडेंट ने अगर तैयारी करी होगी, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिसने ये क्वेश्चन को छुआ होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, कि कितने 3 सतह रंगी हुई सतह हैं, 2 सतह रंगी हुई होती हैं, या फिर 1 सतह रंगी हुई होती हैं, या फिर इसके अंदर कितने घन हैं, ये टाइप आप सारे देखिए। मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। मैं पहले एक बार आपको पीपीटी दिखा देता हूं। सारे लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, चाहे वो यहां पर से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हो गए, चाहे ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, चाहे वो सीरीज का क्वेश्चन हो, चाहे या फिर वो लॉजिकल क्वेश्चन हो, चाहे या फिर वो मिरर का क्वेश्चन हो, या फिर वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो, या फिर देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। डाइस रखा गया है, A to Z जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो घड़ी का क्वेश्चन रखा हुआ है, यहाँ पर दिशा और दूरी का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये पीपीटी इस प्रकार से तैयार की गई है जहाँ से एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन 101% बनने वाले हैं। और अगर आपने आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ रखी है या पहले रीजनिंग पढ़ी भी हुई है, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट में रिविजन करा दूंगा। वही क्वेश्चन लाया हुआ हूं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है तो मेरे साथ चलिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आप रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप मेरे साथ बने रहिए, आपको लास्ट तक मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पेपर बहुत नजदीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, तो आज ये आपका डाउट क्लियर हो चुका है। और अगर आपका मुझे इस वीडियो में साथ मिला, मैं अगली वीडियो मैराथन कराने वाला हूं ज्योग्राफी की क्लास की, उसके बाद मैराथन कराने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की, और उसके बाद मैं आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा पॉलिटिकल की क्लास की। और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, एक रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, आपके 40 से 45 क्वेश्चन में इन्हीं क्लासों से छपा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले रीजनिंग, सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें, और जो बच्चे नए जुड़ रखे हैं वो एक बार जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा स्टाइल रहता है पढ़ाने का, उस स्टाइल को देखिए, और आपको मजा ना आए तो आप कहना। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को। दमदार क्वेश्चन है, आधे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन अंत तक बने रहना है, मैंने आपसे ये बोल रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, 3 सतह रंगी हुई हैं। भैया क्या बोल रहा है, हमारे पास एक घन है, हमारे पास क्या है, एक घन है, हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हम पजल खेलते हैं उस क्यूब की ये बात कर रहा है। उस पर आपने देखा होगा, उस पर नीला रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, अब उनमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके ऊपर ऐसे कितने जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं आपने देखे होंगे। ठीक है, कितनी बार तो उसको हम खोल भी देते हैं। तो कितने ऐसे डब्बे हैं जिनके 3 सतह रंगी हुई हैं, जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे दोस्त, याद रखना। देखो 12 सेंटीमीटर का ये घन है, ठीक है, इसको कितने सेंटीमीटर में तोड़ना है, 2 सेंटीमीटर वाले में तोड़ना है। इसका मतलब छोटे घन बनाने हैं, और जो कितने साइड की हों, 2 साइड की। तो सबसे पहले कुल घनों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो भैया जो बड़ी वाली साइड है इसकी भुजा को छोटी वाली घन की भुजा की साइड से भाग कर देते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ये n की वैल्यू आपको लास्ट तक याद रखना है। n कैसे निकालना है, जो ये हमें बड़ा वाला घन दे रखा है इसकी साइड को छोटे वाले घन की साइड से भाग कर देना, जो भी आएगा ये n की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यहां कुछ भी हो, 3 सतह रंगी हुई जो होती हैं वो कितने फलक होते हैं, 8 होते हैं। 8 ऐसी सतह हैं जो 3 रंग से क्या है, रंगी हुई है। ये फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा इसका आंसर 8 आएगा। अगर आपसे पूछ दे कि हमारे पास एक घन है, उसकी जो लंबाई है वो 64 सेंटीमीटर है या 12 से, कुछ भी बोल दे, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, और उसको छोटे छोटे घनों में तोड़ा जाता है, तो बताइए 3 सतह से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी होगी, तो मेरे दोस्त आंसर आएगा 8। ठीक है, ये n की वैल्यू 6 याद रखना, क्योंकि आगे को ये सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, वही ऊपर वाले क्वेश्चन है, n की वैल्यू हमने 6 निकाली थी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 2 सतह रंगी हुई होंगी, भैया अगर 2 सतह रंगी हुई होंगी, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे,
जाएंगे तो मेरे दोस्त आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12n-2। कितना लिखना पड़ेगा? 12n-2 लिखना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला है? दो सतह का। ठीक है, दो सतह रंगी हुई का ये फॉर्मूला है। ये 12 हो जाएगा, n की जगह हमने 6 निकाला था, 6 - 2 हो जाएगा 12। 6 में से 2 गया 4 और 12 4 = 48, 12 चौको 39 होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब उसके अंदर दो सतह रंगे हुए कितने घन होंगे? छोटे छोटे, वो होंगे 48। ऑप्शन नंबर डी। बस इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। भैया तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा कहता है एक सतह रंगी हुई है। भैया एक सतह रंगी हुई होने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, 6n-2 का होल स्क्वायर। ये एक सतह के लिए फॉर्मूला है, तो 6n की जगह 6 - 2 का स्क्वायर। मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 4 16 होता है और 16 × 6 96। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन आसान है, बच्चे डरते हैं। ये क्वेश्चन डीएलएड में साफ साफ पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है उत्तराखंड वाले ने। अब वो ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर एक सतह रंगी हुई होंगी तो 6n-2 का होल स्क्वायर। ये n कैसे निकाला आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन हैं। भैया रंगहीन क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया था आपको? दो सतह के लिए 12n-2 बताया था। भैया एक सतह के लिए मैंने आपसे बोला था 6 ब्रैकेट के अंदर n-2 का होल स्क्वायर। अगर रंगहीन की बात करेगा तो n-2 का होल क्यूब इसका आंसर होता है। ठीक हो गया, तो n-2 का होल क्यूब। आप देखते हैं n, कोई बोल रहा है कि कोई सतह नहीं रंगा हुआ है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा n की जगह 6 - 2 का होल क्यूब। मेरे दोस्त 6 - 2 4 का होल क्यूब, और 4 का होल क्यूब कितना होता है? 64। होल क्यूब का मतलब है इसी को इतनी बार गुणा कर देना, 4 को 3 बार गुणा करना है। 4 चौको 16, 16 चौको 64। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बस यही फॉर्मूले बताऊंगा। बाकी आगे ना बहुत आसान आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको स्टार्टिंग में चीजें बेहतरीन तरीके से याद हो पाएं। बनने वाले कुल घनों की संख्या भैया n³ होता है। अगर टोटल घन पूछ देगा तो n³ n कितना था? 6, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार गुणा करना है। 6 × 6 × 6, 6 6 का 36, 6 216। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये 5 क्वेश्चन आप रट के जाना मेरे दोस्त। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड बदल सकता है, पेपर का लेवल बदल सकता है, रीजनिंग बदल सकती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, नहीं देखा होगा आपने अभी तक ये क्वेश्चन, मुझे पता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन की तैयारी कर रखी होगी। ठीक है, नहीं करी तो मैंने फिर से आपको बता दिया। भैया 3 साइड से रंगे हुए कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 साइड से रंगे हुए का फॉर्मूला कितना है? 12n-2। भैया 3 साइड से एक साइड से रंगे हुए का फॉर्मूला कितना है? 6n-2 का होल स्क्वायर। भैया अगर 0 साइड से रंगे हुए का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। भैया ये बताइए कुल कितने होते हैं? आप बोल दोगे n³। ये 5 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना अगर लेवल बढ़ता है तो। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये नहीं कि हमारी मैराथन है तो मैराथन का मतलब ये नहीं होता है कि हम 8-8 9-9 घंटे की क्लास लेके आए। मैराथन का मतलब ये होता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर पाएँ। जो पूरा हमारा रीजनिंग का निचोड़ है उसको एक वीडियो में आपको दे दिया जाए, ताकि जो आपने पहले पढ़ा था वो पूरा रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। भैया त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिनते हैं, आइए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक से लेके चलूंगा आपको। ये देखिए, मैंने कहा ये एक त्रिभुज है। जैसे ही मैंने एक डंडा यहाँ पर खींच दिया, मैंने कहा कितने त्रिभुज हो गए? आप बोलोगे गुरुजी 3 त्रिभुज हो गए। 3 कैसे? भैया एक तो ये वाला हो गया मेरे भैया, दूसरा तो ये वाला हो गया, और मेरे भाई याद रखना जो तीसरा वाला बनेगा वो ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले नंबरिंग कर दो और इन नंबरों को जोड़ दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3। मैंने आपसे ये बोला कि भैया 2 लाइन खींच दो। ये 1 2 3, अब कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, इसमें 6 हो गए। मैंने कहा एक लाइन यहाँ भी खींच दो, तो आप बोलोगे 1 2 3, यहाँ भी 6 बन जाएंगे, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 नोट करिए। 5 और 4 कितना होता है? 9 9 3 12 13 14 15। भैया इस लाइन में 15 हैं, इस लाइन में भी 15 होंगे। 1 2 3
4 5, इस लाइन में भी 15। भैया इस लाइन में कितने हैं, इस लाइन में भी 15 हो जाएंगे मेरे दोस्त इस लाइन में भी 15 हो जाएंगे। तो 15 दूनी 30, 45, 60। इसका मतलब इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए 60 इसके अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं। आ रही बातें समझ में, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आपने तैयारी कर रखी है तो जैसे आपको पता है ना 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होता है, ये कैलेंडर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार एग्जामिनर का एक यहाँ भी फेवरेट क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे ज़रूर देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जो लेवल की तैयारी चल रही है, आपकी जो पुलिस की वर्दी पाने की जुनून है, वो किस हद तक आपने पार कर रखी है। आप इसका आंसर मुझे जरूर देंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज रहने वाले हैं। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। भैया कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो जब भी देखो, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो देखो, जब भी इस प्रकार का फिगर मिले और आपसे ट्रायंगल पूछ ले, इसमें कितने हैं, 8 है। कैसे याद करना है, 1 2 3 4, जो सबसे मैक्सिमम साइड है उसको 2 से गुणा कर दो, तो इसके अंदर 8 ट्रायंगल हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त याद रखना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब इसके अंदर कितने बन जाएंगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी साइड 8 है, 8 को 2 से गुणा कर दो तो कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, अब याद रखना, मैंने कहा ऐसे एक साइड और बना देता हूँ। मैंने बोला अब बताओ कितने ट्रायंगल हैं। आप बोलोगे गुरुजी अभी तो आपने बताया था 1 2 3 4 और इसमें भी 4 ही हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए। आप बोलोगे गुरुजी 16। मैं बोलूँगा आपने गलत बता दिया। क्यों गलत बताया मेरे दोस्त, याद रखना 2 ट्रायंगल और बनेंगे। एक ट्रायंगल ये बन जाएगा एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। अब आपको गिनना नहीं है, आपको क्या करना है, देखो जो उभयनिष्ठ साइड है, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट मतलब जो चीज़ दोनों में होगी, ये वाली लाइन देखो ना, ये वाली लाइन इधर वाले में भी है और जो ये वाली लाइन है ये इधर वाले के लिए भी है। तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, जो कॉमन पॉइंट है इनको गिन लो। तो भैया 16 पहले थे और 2 कितने हो गए, 18 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, गलती मत करना मेरे दोस्त, ध्यान से देना, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 ट्रायंगल यहाँ हो गए, 8 ट्रायंगल इसी प्रकार यहाँ हो गए, 8 ट्रायंगल यहाँ हो गए और 8 ट्रायंगल यहाँ हो गए। तो 8 चौको 32 तो डायरेक्टली हो गया। लेकिन मेरे दोस्त 32 ऑप्शन मत लगाना, 3 भी ऑप्शन मत लगाना, क्योंकि और गिनने पड़ेंगे। मैंने आपसे बोला जो उभयनिष्ठ साइड है, ये वाली लाइन देखो, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 और 2 और हो गए। ये वाली लाइन देखो, इसमें भी है इसमें भी है, 1 और 2 और हो गए। लेकिन 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 ध्यान देना, एक लाइन और हमारे पास है, ये वाली जो ऊपर वाली में भी है नीचे वाली में, तो एक ये एक्स्ट्रा हो गया, एक ये एक्स्ट्रा हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 और जुड़ गए इसमें। 32 पहले से थे, 6 और जुड़ गए 38। आप बोलोगे गुरुजी 38 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 38 ऑप्शन में होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन में आते। अब इसके बाद ये देखना है कि कहीं और तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। मेरे दोस्त ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल इन सब को मिला के बन रहा है, 1 2 और 1 ये 3। ध्यान दो, एक ट्रायंगल और बन गया है बड़ा वाला, इन सब को मिला के ट्रायंगल बन गया है, एक ट्रायंगल और बन गया है इन तीनों को मिला के। ठीक हो गया, तो भैया 38 + 1 कितना हो गया, 39 ट्रायंगल इसके अंदर हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल पेपर में तैयार रहना मेरे दोस्त, पेपर में आएगा ये कॉन्सेप्ट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तरीके सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। बेसिक भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने जो रीजनिंग की क्लासें कराई हैं, 2 से 3 क्लासें, उनको भी पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन छपेगा, मैं आपसे ये गारंटी दे रहा हूँ। वो छोटी छोटी क्लासें हैं, 19-19 20-20 मिनट की 2 ही क्लासें हैं, तीसरी क्लास ये मैराथन लेके आ गया हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कितनी बार उत्तराखंड वाले ने क्वेश्चन पर जान दे रखी है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई इसको गिनना चाहे तो भाई ये किसी की बस की बात नहीं है जो इनको गिन पाए। कैसे गिन लोगे भाई, कुछ कुछ तो गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे कब तक गिनोगे आप बताइए। 17 18 19 20 21 22 23 24 25, भाई 25 एक बड़ा वाला 26, फिर देखो ये 27, फिर ये देखो 28
28, फिर ये देखो 29, है ना। फिर इसी प्रकार देखो बहुत सारे हो जाएंगे 29, फिर ऐसे उल्टे में भी हो जाएंगे 29, ये हो गया तुम्हारा 30, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ से हो जाएगा ये 31, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे नहीं गिनना है। इसके लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपको क्या हो इस प्रकार का फिगर दिखे, सबसे पहले आपको देखना है कि ये लाइन कितनी है। पहला 1, दूसरी लाइन 2, तीसरी लाइन 3, चौथी लाइन 4 और ये हो गया 5वीं लाइन। 5 लाइन इसके अंदर हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, मेरे दोस्त ध्यान से इस फॉर्मूला को नोट करना है आपको। जल्दी से कॉपी में नोट करिए, 2 फॉर्मूले हैं। यदि लाइन n सम हो, यदि क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो मैंने से लाइन गिरी थी ना, गिन रखी थी ना, यदि वो क्या हो, सम हो, यदि वो इवन नंबर हो। इवन कौन से नंबर होते हैं, यदि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी लाइन हो, तब मेरे दोस्त फॉर्मूला ये लगेगा n+2 2n+1/8। और यदि जो संख्या है, क्षैतिज संख्याएं हैं, यदि वो विषम आ जाए, यदि वो ऑड आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+2 2n+1 -1/8। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सम वाला आएगा तो इस 1 को हटा देना, और जब विषम वाला आएगा तो -1 कर देना। याद हो गया, n+2 2n+1 -1 फॉर्मूला विषम के लिए, सम के लिए n+2 2n+1/8 होता है। मेरे दोस्त अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आता हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कितने नंबर हैं। 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। याद आ गया, ये क्षैतिज रेखाएं 5 हैं, इसका मतलब 5 विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n+2 2n+1 -1/8 फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखता हूँ n की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 5 लाइनें हैं तो 5 हो जाएगा। 5 + 2 कितना हो गया, 7 भैया। 5 यहाँ पर रख दूंगा ना, तो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11 -1 बट्टे में कितना हो गया, 8। याद सबको पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, इस n की जगह 5 रख रहा हूँ। 5 में 2 जोड़ोगे 7, देखो 5 का 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10 और 11 -1 फॉर्मूला होता है। तो भैया 7 पंजे 35 गुणा 11 -1/8 गुणा करो, 5 5 3 8 385 -1/8 कितना आएगा, 384/8। 8 से कटेगा क्या, 8 चक्को 32, कितना बचा, 6 64 8 64। इसका मतलब इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं मेरे दोस्त, 39 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 48 ट्रायंगल इसके अंदर हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विषम के लिए है। और यदि यहाँ पर 4 ही लाइनें होती तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लिख के लाया हूँ, जल्दी से आप इनको नोट कर लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में LUTE को क्या लिखा जाता है, MUTE लिखा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है FATE को क्या लिखा जाता है, GATE लिखा जाता है। मेरे दोस्त याद ये रखना, यहाँ पर ध्यान देना, लॉजिक ढूंढना। लास्ट के 3 चीज़ें सेम लिखी हैं, लास्ट की 3 चीज़ें सेम लिखी हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है BLUE, तो यहाँ भी लास्ट की 3 चीज़ें सेम लिखी होंगी। LUE वाला आंसर होगा, LUE सब में है भैया। L के बाद M आता है, एक जोड़ा गया है। F के बाद G आता है, एक जोड़ा गया है। और B में एक जोड़ोगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा, C वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए हुए हैं, आपको वो क्वेश्चन देखने चाहिए जिसने नहीं देख रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, MADRAS को क्या लिखा जाता है, NBESBT लिखा जाता है। मेरे दोस्त मैंने आपसे बोला है, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग दिखे, आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देनी है। ये 13 नंबर पे होता है, ये पहले नंबर पे होता है, ये चौथे नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है, पहले नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है।
ये 14 नंबर पर होता है, 2 नंबर पर होता है, 5 नंबर पर होता है, 19 नंबर पर होता है, 2 नंबर पर होता है, 20 नंबर पर होता है। मेरे दोस्त 13 के बाद 14 बन गया है, प्लस 1 कर रखा है, 1 में 1 जोड़ोगे 2 बन जाएगा, फिर यहाँ भी 1 जोड़ोगे 5 बन जाएगा, 18 में 1 जोड़ोगे 19 बन गया, 1 में 1 जोड़ोगे 2 बन गया, 19 में 1 जोड़ोगे 20। इसका मतलब सारे संख्याओं में 1 1 जोड़ा गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखो बी में 1 जोड़ दोगे तो सी बन जाएगा, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है, एम के बाद एन आता है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है और वाई के बाद जेड आता है। तो भैया जिसका सी पी एन ये तो कट, ये भी कट, सी पी एन, ठीक है। और लिखा गया है सी बी जेड वाला आंसर होगा सी बी जेड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही होंगी सबको बातें, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। पेपर बहुत नज़दीक है तो ये तरीके आपको पता होंगे, लेकिन अभी और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, पूरा रिवीजन आपके लिए लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो एग्जामिनर पूछता है। फिर एक क्वेश्चन मैंने कुछ नया रखा है मेरे दोस्त, हो सकता है ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, उस प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा। हाँ, एक अनाउंसमेंट भी मैंने आज बहुत प्यारी प्यारी अनाउंसमेंट करनी है, ऐसी अनाउंसमेंट करूँगा आप सभी लोगों का दिल खुश हो जाएगा, बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं पहुँचूँगा 10वें क्वेश्चन पर, उस समय करूँगा अनाउंसमेंट, वेट करिएगा, बहुत बेहतरीन आपके लिए करने वाला हूँ। शब्द ठीक है, क्या लिख रखा है एक बार लिख लेते हैं, PROBATION बोल रहा है इस शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं, कितने पेयर ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं, जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझो, मैंने ये कहा भाई, मैंने कहा ए लिखा है, फिर कुछ और संख्या लिखी है, फिर बी लिख दिया है मैंने, ठीक है। चलो बी नहीं, मैंने कहा सी लिख देता हूँ, मैंने क्या कहा सी लिख देता हूँ। तो मैंने कहा भाई ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसका मतलब ए और सी के बीच में एक ही शब्द तो आता है, हाँ, तो एक पेयर ये बन गया। ऐसे ही पेयर ढूंढना है। मान लो किसी ने लिख दिया ओ, ठीक है, फिर लिख दिया कुछ भी लिख दिया ए सी डी, फिर लिख दिया एस। तो ओ और एस के बीच में कितने शब्द आते हैं भैया अंग्रेजी वर्णमाला में, ओ के बाद पी क्यू आर एस, भैया 3 आते हैं, तो यहाँ भी तो 3 ही लिखे गए हैं। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसे कितने जोड़े हैं। सबसे पहला जोड़ा तो मुझे ये मिल गया भैया, ए और बी के बीच में कोई संख्या नहीं होती, तो यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो एक पेयर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। ऐसे ही मुझे दूसरा पेयर भी ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से देखेंगे कि दूसरा पेयर कहाँ पर है, ठीक है। क्या कहीं पेयर है एन ओ, ये दूसरा पेयर भी मुझे नज़र आ गया, ठीक है। ओ पी, एन के बाद ओ ही आता है, दूसरा पेयर ये हो गया। क्या तीसरा पेयर आपको कहीं नज़र आ रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना है। ऑप्शन में है 2 3 4 5, ठीक है, ऐसी पेयर ढूंढने हमें। लेकिन आपको पेयर ढूंढने के लिए ऐसा करना, नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग से आपको ना आसानी हो जाएगी। ये 2 1 20 9 15, यहाँ पर हो जाएगा 14 1 18 और ये हो जाएगा 25। क्या 15 और 18 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 15 16 17 18, तो एक पेयर तो ओ और आर का भी बन गया मेरे दोस्त, ये 3 हो गया। देखो ओ और आर के बीच में कितने लेटर आते हैं, 2 ही लेटर आते हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 ही हैं। ऐसे ही 14 और 15 के बीच में हो गया 1 और 2। कहीं और नज़र आ रहा है क्या, 20 और 18 के बीच में नहीं होगा, 15 18 नहीं है, 15 और 16 के बीच में कोई शब्द नहीं आता, यहाँ शब्द आ गया है, ठीक है। 9 और 14 तो नहीं होगा, 9 18 भी नहीं होगा, 14 18 भी नहीं होगा, तो कोई नहीं, 3 पेयर नजर आ रहे हैं मुझे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसे ही आपको पेयर ढूंढने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नया टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आपको ये तैयार करके जाना है, मैंने लॉजिक बता दिया। जब भी अल्फ़ाबेट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है और ये देखना है कि इस पर कितने शब्द लिखे गए हैं, ऐसे ABCD में कितने शब्द ऐसे लिखे गए हैं। ध्यान से देखो, इनको आपको गिनना है। इसके बाद मैं भी लॉजिक बता रहा हूँ, पहले की क्लासों में ये लॉजिक बताते हुए आया हूँ, सारे लॉजिक ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, भैया 16 है, ठीक हो गया। अब आपको 16 को आपको कितने कितने भागों में बांट सकते हो, 4 भागों में, बराबर पेयर में हम इसको बांट देते हैं। 1 2 3 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर, 1 2 3 4 पेयर, 1 2 4 का जोड़ा मैंने बना दिया। अब आपको देखना है, देखो M से स्टार्टिंग है, यहाँ भी M से स्टार्टिंग, यहाँ भी, तो यहाँ भी M से स्टार्टिंग होगी मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। मैंने कहा M के बाद N, M के बाद N, M के बाद N, यहाँ भी M के बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, N ही आएगा। तो M N O M, M N, देखो लास्ट में M
एम एम, एम से पहले क्या है ओ, एम से पहले क्या है ओ, एम से पहले क्या आ जाएगा ओ, एम से पहले क्या आ जाएगा ओ। तो आपको पता चल गया एन ओ, यहाँ एम आ जाएगा और फिर ओ आ जाएगा, एन ओ एम ओ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको पेयर ही बनाना है। अगर मान लो यहाँ पर 18 आ जाता तो मैं 3 3 का पेयर बनाता, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। अगर 15 आ जाता तो मैं 3 3 का पेयर बनाता। अगर 3 3 के पेयर में मुझे आंसर नहीं मिलता तो फिर मैं 5 5 का पेयर बना लेता, है ना। बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले आप छोटे पेयर बनाना, उसके बाद बड़े पेयर बनाना। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो। सीरीज का क्वेश्चन है 3 10। बच्चों को इन्हीं क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बच्चों को इन्हीं क्वेश्चनों में दिक्कत होती है सीरीज वाले में। सीरीज वाले का एक ही कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है इनके बीच का गैप। देखो भैया कितना जोड़ के 10 बनेगा 7, 10 में कितना जोड़ूँ 31 बन जाएगा 21, मतलब पीछे वाले से आगे वाले को माइनस कर लो, यहाँ 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 1 से 0 गया तो 1 आ गया, और 8 दूनी 16 और 9 ये 91 आ गया। कुछ पता नहीं चला मुझे अभी, ठीक है। 7 21 फिर 49 नहीं। अगला देखते हैं 7 21 7 49, ठीक है। फिर गैपिंग देख लेते हैं, कितना गैप है भैया, इसमें 14 जोड़ रखा है। मुझे बताइए 9 में से 1 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 24, भैया 28 जुड़ा है। 1 में से 9 जाएगा नहीं, 11 से 9 गया तो 2 बचा, 8 से 4 गया तो ये 82 हो गया, ठीक हो गया। सॉरी क्या कर रहा हूँ, देखो 11 से भैया कितना हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, ठीक है। 8 में से 4 गया तो 4, ये 42 आ गया। तो ये क्या चल रहा है, 14 का पहाड़ा चल रहा है। देखो 14 दूनी 28, ठीक है, 34 42, 4 चौको 56, अब 56 जुड़ जाएगा मेरे दोस्त। 56 जोड़ दो, 91 में 56 जोड़ो, 6 और 1 7, 9 5 है 14, 177 सॉरी 147, 147 जोड़ दो, 7 और 1 8 हो गया, 7 4 11 की 1 हासिल 1 1 2 और 3, 318 इसका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान देना, है ना। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे सीरीज का, पहला ही काम आप गैपिंग करो। गैप देखो कि कितने कितने का गैप, एक बार में ही आंसर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे को 2 3 बार गैप और देख लेना। जैसे ही मैं दूसरी लाइन में गया मुझे पता चल गया तो 14 का पहाड़ा चल रहा भैया, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 34 42, 4 को 56। मैंने कहा सब जुड़ी तो रहे, इसमें 28 जोड़ोगे तभी तो 49 आएगा, 49 में 42 जोड़ के ये आ गया, 91 में 56 जोड़ के 147 आ गया। अब देखो 3 में 7 जोड़ोगे 10, 10 में 21 जोड़ोगे 31, 31 में 49 जोड़ोगे 80, 80 91 जोड़ोगे 171, 171 में 147 जोड़ोगे 318, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान से क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं लेकिन बच्चे उसमें भी घूम जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आसान सी चीज़ें बच्चे गलत करके आते हैं और जो कठिन चीज़ें होंगी उनको सही करके आते हैं। ये एग्ज़ाम का एक नियम होता है। आप जब पेपर हॉल के अंदर जाओगे तो देखना, जो चीज़ें कठिन हैं उनको आप कर लोगे, जो आसान है उसमें फंस जाओगे। बताइए, घर का मतलब कमरा है तो विश्व का मतलब क्या होगा, जमीन होगा, सूर्य होगा, हवा होगा, राष्ट्र होगा। जल्दी से बताइए, सोचिए आंसर अपना। आपने तैयारी करी है और ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो आप सोचिए क्या लगा है, ठीक है। सभी बच्चों ने सोच लिया होगा। देखिए, जिस प्रकार कमरे से, जब सारे कमरे में मिला दूं कमरे से ही घर बनता है, तो मेरे दोस्त विश्व किससे बनेगा भैया, विश्व किससे बनेगा बताइए, जब सारे राष्ट्र मिल जाएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि ये विश्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक हो गया, समझ आ गया भैया। कमरे से घर बनता है, इसी प्रकार राष्ट्र से विश्व बनता है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया होगा, बहुतों ने जमीन लगाया होगा, बहुतों ने हवा लगाया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, स्पर्श मतलब होता है महसूस करना। हम किसी को स्पर्श कर रहे हैं तो वो महसूस कर रहा है। भैया किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो क्या होगा, मुस्कान होगी, स्वीकार करना होगा, सफलता होगी या फिर शिष्टाचार होगा। जल्दी से बताइए। टच मतलब फील होता है, ग्रीटिंग मतलब क्या होगा, अभिवादन मतलब क्या होगा, स्माइल, एक्सेप्टेंस, सक्सेस या एजुकेटेड, ठीक है, शिष्टाचार। जल्दी बताइए क्या होगा मेरे दोस्त। अभिवादन का मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार
डार्क करना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये रहा मिरर इमेज। मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज देखने का आसान तरीका होता है। मिरर इमेज का मतलब क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर के सामने ये लिखा गया है और जब आप इसे मिरर में देखेंगे तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये आर ना मिरर के पहले, देखो आर क्या है, मिरर के नज़दीक है, तो इसका मतलब जहाँ यहाँ से शब्द लिखे जाएंगे तो आर भी क्या होगा, मिरर के नज़दीक ही होगा। इसका मुँह इधर की ओर है तो इधर की साइड हो जाएगा। सबसे पहले देखो आर सब में सेम है, ठीक हो गया। इसी प्रकार एस सबसे दूर है ना इस मिरर से, तो सबसे दूर पहुंच जाएगा एस भी सबसे। अब तुम देखो ना, बताओ किसको सबसे पहले? देखो एम, देखो एम ऐसी रहेगा, एम ये है, तुम इसे दर्पण में देखोगे ये ऐसी रहेगा, ठीक है। तो भैया एम तो ऐसी रहेगा। ये एम उल्टा क्यों कर दिया तुमने भाई? एम उल्टा क्यों कर दिया? गलत कर दिया है, ठीक है। अब देखो ये भी एस, ये भी एस, ये भी ई सेम है, पी भी सेम है, टी भी सेम है, ई भी सेम है, एम भी सेम है। अब बी को देखो, बस एक बी से तुम्हें पता चल जाएगा भाई बी का मुँह कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, इस साइड है बी। लेकिन जब तुम इसे पलटाओगे मिरर में देखोगे तो ये जो बी है ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने का मतलब ऑप्शन नंबर डी में ही ये बी बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। और कई सारे बच्चे क्या भी करते हैं, देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया है, आपको क्या करना है, इसको डार्क लिखना है एकदम पेन से क्या करना है इसको, सॉरी क्या लिखा गया है, सितंबर लिखा गया है, ठीक है। देखो आप इसको डार्क जब लिखोगे ना, पूरे इसको शब्द को लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पेज पलटना है, उस पेज पर जो अक्षर बनेगा वही उसका मिरर इमेज है। ऐसा वैसे करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय कम है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द लिखा है उसको डार्क लिखना अपने कॉपी में और पेज पलट के देखना, जो पेज में इमेज छपी होगी वही उसका मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे बोला था सीरीज के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है मेरे दोस्त, गैबिंग देखनी है। क्या देखनी है? गैबिंग देखनी है। 5, 16, 51 और 58। यहाँ पर वैसे गैप देख के काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि नंबर देखो पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर तेज़ी के साथ आगे को बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का हमें साइन दे रहा है कि चीज़ें एकदम कब बनती है, जब हम गुणा करते हैं। तो भैया 5 से 16 कैसे बन सकता है? 5 3 15 प्लस और 1 16, 16 3 39, 16 गुणा 3 39 प्लस 3 51, 51 गुणा 3 कितना होगा? 153, 51 गुणा 3 153, फिर कितना जुड़ गया? 5 जुड़ गया। इसका मतलब 3 से गुणा करना है, 1 3 5 7 जोड़ देना है, ये लॉजिक है। 158 को 3 से गुणा करोगे, 8 3 24, आंसर तो जिसके लास्ट में 1 है वही आएगा। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 5 3 15 16 17 की 7 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, 447 प्लस 4, भैया ये 1 8 481 वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे कैसे पता चला कि ये गुणा की सीरीज है? मैंने देखा नंबर एकदम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखो 5 से 16 बना, 16 से 51 बन गया और 51 से 158 बन गया। जो सीरीज है वो एकदम जंप मार रही है। जंप मारने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गुणा करके ही जंप मार रही है। अगर धीरे धीरे बढ़ता तो मैं देखता क्या जुड़ रहा है, धीरे धीरे घटता तो मैं देखता क्या माइनस हो रहा है, एकदम से घटता तो मैं भाग कर देता, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज आपको पहले भी कराई है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है 15 से 19 तक क्वेश्चन सेम है। इसका मतलब निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। बड़ी त्रिकोण लेखन दर्शाती है, ठीक है। आयत कवि दर्शाती है, छोटी त्रिकोण नाटकार दर्शाती है, वृत्त निबंधकार दर्शाती है। बोला जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये लेखक को बता रहा है, ये बड़ा वाला जो है ना ये लेखक को बता रहा है। भैया आयत क्या है? आयत ये रहा आयत, ये कवि को बता रहा है। ये क्या बता रहा है मेरे दोस्त? याद रखना, हाँ ये कवि को बता रहा है। छोटा त्रिकोण नाटकार, भैया जो छोटा वाला त्रिभुज है ना ये नाटककार को दर्शा रहा है, ये नाटक करने वाले हैं। ये क्या है? ये नाटक करने वाले हैं। और जो व्रत है ये निबंध लिखने वाले हैं। क्या है? ये निबंध लिखने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, लेखक कवि निबंध और नाटक, ठीक है। याद है क्या है करके? आप भूल गए या याद है? अभी देखते हैं, चलो। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार नाटककार और लेखक भी हैं? कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती? भैया कवि कौन थे? याद है कवि कौन थे? देख लेते हैं। कवि व्रत वाला कवि था, ठीक है। सॉरी, जो कवि था वो कौन था? आयत वाला कवि था। तो इसका मतलब ये तो कवि हो जाएगा, ये कवि हो गया, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज क्या था? वो लेखक था। लेखक कवि, ठीक है। लेखक कवि नाटककार, ये लेखक हो गया, ये लेखक हो गया, ये कवि हो गया, सॉरी ये कवि है, लेखक कवि, ये नाटककार है,
और ये निबंध है। ये कौन है? व्रत निबंध है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? कौन सी संख्या वो कवि, भैया कवि क्या है? ये रहे कवि, तो ये रहे उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, जो 3 के 3 हैं। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो सारे गोलों के अंदर आ रही है। भैया इसके अंदर भी आना चाहिए, उसको इसके अंदर भी आना चाहिए, उसको इसके अंदर भी आना चाहिए, उसको इसके अंदर भी आना चाहिए। तो वो क्या है? 6 ही ऐसी संख्या है जो सारों के अंदर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये 6 देखो, ये 6 कवि भी है, देखो गोले के अंदर आ रहा है। ये 6 छोटे वाले त्रिभुज के अंदर आ रहा है तो नाटककार भी है। ये 6 इसके अंदर आ रहा है तो कवि भी हो जाएगा, और ये 6 इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है तो लेखक भी हो जाएगा। तो उसने यही बोला था कि उस कवि को बताइए जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, मतलब 3 की 3 चीज़ आपसे पूछ रहा था। ठीक हो गया, तो लेखक, कवि और निबंधकार। अगला, ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं। ये कौन था? ये लेखक था, ये लेखक था। ये कौन था? ये कवि था। ये कौन था? ये भैया निबंधकार था, ये निबंध था। और ये छोटा वाला क्या था? नाटक था, नाटककार था, नाटक था। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है? वह नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं हैं। भैया वह नाटककार को दर्शाती है, वह नाटककार को दर्शाती है जो क्या नहीं है? जो निबंधकार नहीं है, जो निबंध के अंदर नहीं आना चाहिए। सिर्फ नाटक नाटक करते हुए निबंध, ये तो नहीं होगा। तो 8 ही ऐसी संख्या है जो नाटककार तो है लेकिन निबंध के अंदर वो नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? ठीक है, देखो ये निबंधकार हो गए, ये नाटककार हो गए, ये लेखक हो गए और ये कवि हो गए। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? ये रहे कवि, ठीक है, सॉरी, ये तो निबंधकार हैं। कवि कौन रहे? ये रहे कवि। उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी हैं, जो निबंधकार भी हैं, जो निबंधकार भी हैं। देखो जो निबंधकार भी हैं किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं हैं। इसका मतलब एक ऐसी संख्या जो कवि के अंदर आए और इस गोल घेरे के अंदर आए, लेकिन इन 2 लेखक और नाटक के अंदर नहीं आए, मतलब इस त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए। तो वह संख्या सिर्फ मेरे दोस्त क्या है? 5 होगी। 5 होगी ना? क्यों? ये 4 क्यों नहीं हो सकता है? देखो 4 सिर्फ कवि है, 4 निबंधकार नहीं है। ये 10 क्यों नहीं हो सकता है? 10 सिर्फ निबंधकार है, कवि नहीं है। तो इसका मतलब ये 5 देखो, एक गोले के अंदर भी है और इस कवि के अंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बातें समझ में आ रही होंगी। फिर देखो क्वेश्चन आगे को, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा निबंध वाला है, ठीक है। ये हमारे कवि भाई साहब हैं, ये हमारे लेखक हैं और ये हमारे नाटक करने वाले हैं, ठीक है, नाटक। क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है? केवल लेखकों को दर्शा रही है। इसका मतलब केवल लेखकों को दर्शा रही है। आगे को देखते हैं। जो न तो कवि हैं, इसका मतलब वो इस आयत के अंदर भी नहीं आने चाहिए, न ही नाटककार है, नहीं इस त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, ना ही निबंधकार है, ना ही इसके अंदर आना चाहिए। तो ऑप्शन एक ही ऐसा दिख रहा है जो सिर्फ लेखक है और कुछ भी नहीं है। एक भैया ऑप्शन तो और भी हैं, 1 और 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा? देखो 3 भी सिर्फ किसके अंदर है? त्रिभुज के अंदर है, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों की बात। और पेपर बहुत नज़दीक है, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन जरूर सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं पेपर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाती है? भैया कवि कौन थे? ये थे कवि। सिर्फ कवियों को दर्शाती है जो न तो लेखक हैं, भैया लेखक भी नहीं होने चाहिए, ठीक हो गया। और न ही निबंधकार हैं, इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए, ना ही नाटककार है, इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए। तो भैया एक तो 2 है और दूसरा 4 है। तो 2 और 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं। भैया डाइस का क्वेश्चन आ गया। डाइस का क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी अच्छे से समझाया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ कराए थे, लेकिन फिर से आपको डाइस समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पासे के 3 रूप में नीचे दिखाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? जब भी आपको 3 पासे देगा तो आपको ध्यान देना है कि कहीं 2 एक जैसे तो नहीं है।
क्या कहीं दो एक जैसे हैं? 3 4 देखो, यहाँ 3 4 एक जैसे हैं, यहाँ 3 और 4 एक जैसे हैं। इसका मतलब 6 का विपरीत पेयर क्या होगा? 2। अगर बोलता 6 का उल्टा क्या है तो बोल देते 2। भैया 6 का उल्टा कौन है? 2। ठीक है। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं कहीं और कुछ सेम मिल गया क्या हमें? 4 और 2, देखो 4 2 यहाँ भी है, 4 और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ 1 छूट गया, यहाँ 3 छूट गया, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत कौन सा नंबर रह गया है? 2 नंबर रह गया है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगर किसी को ऐसा नहीं भी करना है तो भी आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं, देखो इन दोनों में कुछ सेम है क्या? भाई 4 ही 4 सेम है, तो हमें क्या करना है? 4 को लेना है। इस 4 को ले लिया, 4 के बाद क्या लिखा है? 6 से लिखा है, 6 के बाद क्या लिखा है? 3 लिख रखा है। यहाँ 4 के बाद क्या लिख रखा है? 2 लिखा गया है, और 2 के बाद क्या लिखा गया है मेरे दोस्त? 1 लिखा गया है। तो देखो 4 4 4 3 6 4 1 2, 4 के बाद 6 के बाद 3, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। सॉरी एक गलत दूसरे तरीके से देखा तो पता चला। भाई 6 के विपरीत तो 2 पहले से ही आ गया है। 6 2 1 3 5 रह गया है ना। सॉरी, क्या रह गया था? 5 रह गया था। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि 2 तो पहले लिख दिया हमने। एक ही नंबर तो रहा है, 4 के विपरीत 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो 1 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, तो 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, एक नंबर छूट गया है 5, वही इसके विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत क्या हो गया? 5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और रखें डाइस के क्वेश्चन में ध्यान देते रहना। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना नहीं है, पेपर कैसे भी बन के आ सकता है आपके सामने, आपको पता होना चाहिए लॉजिक। एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। भैया दर्पण के सामने उल्टा रख दिया है, ध्यान रखना। वो जो घड़ी है उसको दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। ठीक हो गया। और घड़ी 20:42 बजे है। ठीक है, मतलब 20:42 मतलब 8:42 हो रखे हैं। तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? भैया जो प्रतिबिंब का समय है वो क्या होगा? ध्यान रखना, बोल रहा है एक घड़ी है जिसमें इतने ही साइन लगे हुए हैं। यहाँ पर 12 बज रखा है, 3 बजा है, 6 बजा है, 9, इतने ही लिखे हुए हैं। इस घड़ी को तुमने उल्टा करके रख दिया है, और जब उल्टा करके रखा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो घड़ी है उसमें 20:42 हो रहे हैं। 20:42 मतलब 8:42। ठीक है, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? भैया जब भी ऐसा बोला कि घड़ी को उल्टा करके रख दिया गया है, या जब भी आपसे कहेगा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, तब आपको क्या करना है? नोट करना 18.5 में से माइनस कर देना है। मैंने कहा कितना बज रहा है? आपने बोला 20:42 मतलब 8:42। मेरे दोस्त याद रखना, क्या 30 में से 42 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तभी तो ये क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, जब आपको कॉन्सेप्ट बताने होंगे। अगर मुझे आसान क्वेश्चन रखने होते मैं रख देता भाई। ये लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के अंदर, वहीं पर फंस जाओगे आप लोग। ध्यान रखना, 30 में से 42 नहीं घट सकता है, तो ये 18 घंटे 30 मिनट हैं। मैंने इस 18 से बोला भाई साहब ऐसा कर दो, मुझे 1 घंटा उधार दे दो। इन भाई साहब ने बोला बिल्कुल भाई साहब आप 1 घंटा उधार ले लीजिए। ये जो 18 घंटे थे ये 17 घंटे बन गए। जब 1 घंटे उधार बन गया, उसको मैंने 1 घंटे को मिनटों में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? याद रखना 1 घंटे में 60 मिनट, और 30 मिनट पहले से था। 60 और 30 कितना हो गया? 90। अभी भी वही है, 17 घंटे 90 मिनट कहो या 18 घंटे 30 मिनट कहो, बात तो क्या है? वही है। अब इसको माइनस कर दो 8:42। अब तो माइनस हो जाएगा ना, 0 से 2 जाएगा नहीं, 10 से 2 गया 8, 8 से 4 गया तो 4। मेरे दोस्त यहाँ कितना बचेगा? 8 दूनी 16 9। तो इसका मतलब वास्तविक जो समय था वो 9:48 हो रहा था। क्या हो रहा था? 9:48। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? 18:30 से माइनस कब करना है? जब जल प्रतिबिंब पूछे, या फिर आपसे पूछ दे कि घड़ी को उल्टा किया गया है, वास्तविक समय कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। या 18:30 से माइनस कर देना, या फिर 17:90 से माइनस कर देना, बात वही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, दिशा व दूरी के क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताए थे ना इससे पहली क्लासों में। फिर से एक नया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है। ठीक है, बोल रहा है जो ए है, जो क्या है? ए है, वो बी के पूर्व में है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व तो इधर होगा। ठीक है, तो भैया अगर बी यहाँ है, बी के पूर्व में कौन है? ए है, और कितने किलोमीटर दूरी पर है? 6 किलोमीटर दूरी पर है।
सी बी के उत्तर में है, जो सी है वो बी के उत्तर में, बी के उत्तर यही तो होगा, यहाँ पर सी है ये 4 किलोमीटर में है, ठीक है। डी सी के दक्षिण में है, जो डी है वो सी के दक्षिण में, सी का दक्षिण यही तो होगा, सॉरी सी का दक्षिण कहाँ होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। डी जो है सी के दक्षिण में, सी के दक्षिण तो नीचे की ओर होगा मेरे दोस्त, सी का दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की ओर, ठीक है। डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो यह है, 8 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, अब बोल रहा है डी जो है ए से कितना, ये ए से कितना है और किस दिशा में है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ध्यान रखना। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्शन की पढ़ाई कराता हूँ, जब भी कराता हूँ, मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि आसान क्वेश्चन ला के आपके दिल को खुश कर दिया जाए और पेपर में आपका दिल टूट जाए, ऐसा नहीं करता हूँ कभी भी। मैं क्वेश्चन हार्ड ज़बरदस्ती लाता हूँ, क्योंकि जो लेवल होता है वही लेवल लेके आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बहुत आसान से क्वेश्चन ले आऊँ, ये उत्तर को गया दक्षिण को गया, बताओ कहाँ की ओर, तो सब बता देंगे। ये क्वेश्चन में कुछ जान है, इसी से क्वेश्चन रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब डी जो है ए से कितना और किस दिशा में, ए से किस दिशा में है भैया, ये देखो अगर हम देखें ये कौन सी दिशा है, ए से किस दिशा में है, ये आपको होगे गुरुजी ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में है। पहली बात तो ये है, उत्तर पूर्व वाला आंसर कट जाएगा, उत्तर पूर्व वाला आंसर कट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाला कट जाएगा, ठीक हो गया। आपको पता है ना ये डायरेक्शन कौन सी होती है, इसी दिशा में तो है, तो यही डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब कितनी दूरी पर है, कई सारे बच्चे क्या करेंगे 8 और 6 14 लगाएंगे आंसर को, तो ये मेरे दोस्त 8 और 6 गलत हो जाएगा 14 करके। क्यों गलत होगा, ध्यान देना, इस समय हमें मिनिमम दूरी देखनी होती है। क्या देखनी होती है, मिनिमम डिस्टेंस देखनी होती है। ये मिनिमम डिस्टेंस होती क्या है, हमेशा ये क्वेश्चन बनेगा भैया, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। थोड़ा सा आपको मैथ का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यही दूरी आपसे पूछ रहा है, तो भैया ये सबसे कम दूरी होती है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर बाकी जो दो साइड हैं उनका स्क्वायर का जो योग होता है इसके बराबर आता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, एक्स स्क्वायर बराबर 64 और 36 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा भैया। 100 का रूट जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। उसने बोल रखा है कि कितनी दूरी पर है भैया, इतनी ही दूरी पर तो है, ये दूरी नहीं देखनी है हमें, यही दूरी है, तो ये विकर्ण हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर भैया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आप घबराइए मत मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन और रख रखा है। ऐसे घबराओगे तो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे काम। यहाँ देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, ये पूर्व की ओर चल रहा है, ये रहा पूर्व की ओर। कितना चला पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर चल रखा है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मतलब नीचे की ओर मुड़ता है, और समान दूरी चलता है, मतलब जितना पहले चला था 5 ही चलेगा, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे बाईं ओर कहाँ की ओर होगा, ये रहा बाईं ओर। बाईं ओर कितना चल रहा है वो, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, भैया प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, ध्यान देना भैया। प्रारंभिक बिंदु इसका ये था, अब वो यहाँ पर है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है मेरे दोस्त, जल्दी बता दो, ये वाली डायरेक्शन में है, तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम नहीं होगा। आंसर तो इन दोनों में से ही एक होगा, दो ऑप्शन हमने हटा दिए पहले। अब हमें यहाँ ध्यान से देखना होगा मेरे दोस्त। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा मेरे दोस्त, ये 7 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी कितना होगा 5। तो 7 और 5 कितना हो गया 13। ये 13 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12 है, सॉरी 5 है, तो हमें ये निकालना है। ये अभी मैंने बताया था, यही मिनिमम दूरी है x। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 13 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 7 5 13। कुछ गलत कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ी साइड ही डायगोनल होती है। 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है मेरे दोस्त। तभी तो मैं कहूँ कहीं गलती चल रही थी। 12 का स्क्वायर 144, तो ये 169 आ गया एक्स स्क्वायर। भैया स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है 169, ठीक है। इसको
मिटा देते हैं तो 169 रूट किसका होता है, 13 का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं मेरे दोस्त आपको मैं 50 क्वेश्चन दिखा दूंगा उत्तराखंड के अंदर जो हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले पूरा चित्र बनाना है, फिर देखो यहाँ से यहाँ तक गया ना 5, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 7 था तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 5 था तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 5 ही होगा। अब तुम एक त्रिभुज बना दो, त्रिभुज बनाने का मतलब ऐसे त्रिभुज बना दो। अब त्रिभुज में ये वाली साइड हमेशा पूछता है, इसका भी स्क्वायर कर दो, बाकियों का भी स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। गुणा भाग करके आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। भाई हमने कहा था 10वें क्वेश्चन पर एक आपको सरप्राइज दिया जाएगा और हम पहुंच चुके हैं 24 क्वेश्चन पर। भूल गए सरप्राइज देना। तो अभी मैंने आपसे बोला था बहुत समय पहले, 10 से 15 दिन पहले कि कुछ हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेपर तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर पूरा लेवल आपको मिलेगा, अच्छा खासा लेवल, करंट अफेयर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो वह प्रैक्टिस सेट हम जारी करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कितने प्रैक्टिस सेट रहेंगे। प्रैक्टिस सेट रहेंगे 6 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। क्या गुरुजी इनका कोई प्राइज़ है, कितने रुपए में आप इनको दे रहे हैं? देखिए दोस्त, मैं आपसे वही प्राइज़ ले रहा हूँ जो टाइपिंग मास्टर ने हमसे लिया था। और वैसे वो क्वेश्चन टाइप करके आपको नहीं मिले हुए हैं, वो क्वेश्चन हैंड रिटन है, हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं। उसकी आंसर की आपको मिलेगी। और हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन कहने का मतलब आपको पता है ना कि कितनी मेहनत लगी होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। तो इसका प्राइस मात्र और मात्र कितना लिख दिया जाए, जल्दी बताइए कितना रखा जाए उसका प्राइस, जो सारे बच्चे ले पाएंगे ऐसा प्राइस बताना सब लोग। और इतना सस्ता प्राइस में आपको पूरे कहीं भी देख लेना, आपको उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट नहीं मिलने वाले हैं। वो प्राइस है मात्र 49 रुपये में आपको 6 प्रैक्टिस सेट में देने जा रहा हूँ। ऐसे प्रैक्टिस सेट जिनको आपको लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा अपने लेवल का। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जीएस के क्वेश्चन, सारा पैटर्न है, एकदम बेहतरीन तरीके से तसल्ली से पेपर बनाया गया है। तो जिसको भी ये प्रैक्टिस सेट लेने होंगे 7417655400 इस नंबर पर एसएमएस कर देना, ठीक है। अपना नाम लिख देना, पुलिस की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए 49 वाला, ये बोल देना। और जैसे ही आप ये बोलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि 49 रुपये कुछ भी नहीं है, 49 रुपये तो आप दिन में ऐसे ही यूं ही उड़ा देते होंगे। और ये प्राइस बहुत कम रखा गया है। 6 प्रैक्टिस सेट आंसर की के साथ आपको दे दिए जाएंगे, आप उनको लगाइए। लास्ट समय है तो आपको यही समय करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसे 12:30 दिखाई देता है, घड़ी का वास्तविक समय क्या है? भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों लाया हुआ हूँ? इससे पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर वास्तविक समय किसका निकाला था? जब घड़ी को उल्टा किया गया है, वाटर इमेज के लिए वो पढ़ा था। जब आपसे पूछ देगा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, जब आपसे पूछ देगा कि घड़ी का वास्तविक समय कितना है, जब उसका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तब आपको 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करना है, ठीक है। किससे माइनस करना है? 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करना है। कितना बज रखा है? 12:30। 60 में से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया भैया? 23 में से 12 घटाओगे, 3 में से 2 गया तो कितना आया? 1 और 11:30 इसका मतलब समय हो रहा होगा। मैंने क्या बोला फिर समझिए, चाहे बोले दर्पण इमेज तब भी आपको 23 घंटे 60 मिनट से माइनस करना है। चाहे आपसे बोले दर्पण इमेज दे रखा है, देखो दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, वास्तविक समय पूछे तो भी आपको यही करना है। अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछ दे, क्या पूछ दे? जल प्रतिबिंब पूछ दे, जल में प्रतिबिंब में क्या होगा? वाटर इमेज, तो आपको 18:30 से माइनस करना है। और 18:30 को ही हम क्या भी लिख सकते हैं? 17:90 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन देख लेना, मैं स्टार लगा रहा हूँ। पेपर हॉल के अंदर जब जाओगे तो मेरी याद जरूर आएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले कराया हुआ था। क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब है कि आपको
बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ही याद हो जाएं। एक घड़ी में 3-7 बिंदु लगे हुए हैं, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इसका मतलब उल्टा रखने का मतलब ये हो गया कि 18:30 से माइनस करना पड़ेगा। किसको? 1:50 को। भैया 1:50 मिनट ज़्यादा है, 30 से 50 जाता नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 1 घंटा उधार मांगोगे, 90 मिनट कर दोगे। 1:50 तो 50, 90 से 50 गया तो 40 मिनट, 17 से 1 गया 16। भैया 16:40 और 16 बजने का मतलब होता है 4 बज गया है। 16 मतलब कितना होता है? 4। तो 4:40 का वो समय होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए आप लोगों ने। हाँ भैया, अब आइए ट्रिक। कैलेंडर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखोगे तो आप समझोगे। जब आप, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी को देखिए, मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कैलेंडर। बोल रहा है ट्रिक, यदि एक साधारण वर्ष, भैया बोल रहा है कि यदि नॉर्मल ईयर, यदि एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है तो यह 6 वर्षों के बाद पुनः आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 का भाग चले जाता है। मैंने बोला 2004 लीप वर्ष है, बिल्कुल है, मैंने बोला। अब इसके बाद वाला साल क्या होगा? 2005 आएगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि यदि एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है, ये साधारण वर्ष है और ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो यह 6 वर्षों बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 2005 का जो कैलेंडर है मेरे दोस्त, वो 2006, 5, 11, 2011 में फिर से रिपीट होगा। आई बात समझ में? 2005 का जो कैलेंडर है वो 6 साल बाद 2011 में फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपने देखा इससे पहले तो 2016 आएगा। 2016 एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष के तुरंत बाद जो भी वर्ष होता है उसका कैलेंडर 6 सालों बाद रिपीट होता है, तो 2023 में। ठीक है, दिन भी वही रहा होगा, सब कुछ वही दिन, वही तारीख, सब कुछ सेम रहा होगा, तो उसे बोलते हैं रिपीट होना। क्वेश्चन परसों आया भी हुआ था, ये है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नीचे समझाया है वर्ष 2017 अधिवर्ष 2016 के तुरंत बाद आता है, अतः यह 6 वर्षों बाद पुनः आएगा। ठीक है, 2000 प्लस 2023 समान वर्ष होगा, 2017 प्लस 6 2023। अगला है, अगला कॉन्सेप्ट, अन्य साधारण वर्ष कैलेंडरों में 11 वर्षों बाद पुनः आएगा। जैसे बोला है अन्य साधारण वर्ष, जो कोई दूसरा साधारण वर्ष है, जैसे 1987 हो गया, साधारण वर्ष है। अब देखो ये 1986 के बाद तो आ रहा है, 1986 के बाद आ रहा है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है 86, इसका कोई अलग साधारण वर्ष है, तो ये 11 वर्ष बाद पुनः रिपीट हो जाएगा। मैंने बोला कि 2006 कब रिपीट होगा? आप बोलोगे गुरुजी ये तो 11 वर्षों बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। क्यों? इससे पहले 2005 होगा और 2005 एक लीप वर्ष नहीं है, तब ये 11 वर्षों बाद दोबारा से रिपीट हो जाएगा। ठीक हो गया, सीधे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। एक अधिवर्ष कैलेंडर में 28 वर्षों बाद पुनः आता है, जैसे वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, अतः 28 वर्षों बाद पुनः आएगा। बोल रहा है एक अधिवर्ष जो है, ठीक है, एक जो लीप ईयर है वो कैलेंडर में कितने सालों बाद रिपीट होता है? 28 सालों बाद रिपीट होता है। जैसे 2000 का जो कैलेंडर है वो 2028 में क्या हो जाएगा? फिर से रिपीट होगा। 2004 का जो कैलेंडर है भैया 28 साल बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। ध्यान देना, 28 में 4 जोड़ोगे 2032 में 2004 की तरह कैलेंडर फिर से आने वाला है। आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टली ट्रिक हैं और पेपरों में पूछा जाता है। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले, भैया मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज बोल रहा हूँ, यदि बीता हुआ कल, ये बीता हुआ कल है, बीते हुए कल से 10 दिन पहले, 10 दिन पहले इसका मतलब 10 दिन पहले सोमवार था, ये सोमवार था, यहाँ पर क्या था मेरे दोस्त? सोमवार था, मंडे था। आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन, 1 2 3 4 5, 5वां दिन, 5 दिन बाद नहीं, 5वां दिन, आज से 5वां दिन, 1 2 3 4 5। ये गलत हो जाएगा अगर यहाँ पर करता मैं, अब भी गलत हो जाता। देखो क्वेश्चन पढ़ना है, आज से 5वां दिन, आज को भी गिनना है 5वें दिन में, 1 2 3 4 5। ये दिन कौन सा होगा भैया? ऐसा पूछ रहा है। इसके बीच में कितने? 10 दिन पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन। भैया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और एक मंगलवार। इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। इसका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है।
आई बात समझ में? क्वेश्चन कहाँ पर फंसाया था? आज से 5वां दिन। अब बच्चे क्या करेंगे, 5 खींच देंगे, 1 2 3 4 5 और बुधवार लगा देंगे, वेडनेसडे लगा देंगे, ऑप्शन में वैसे है नहीं। लेकिन नहीं, आज से 5वां दिन, आज को भी गिनना है, आज 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 से 5वां दिन, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर आ रहा है, तो मंगलवार। आ गई बात समझ? अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका नोट करना है तो मेरे दोस्त इसका जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो 10 दिन पहले, ठीक है, यहाँ से 10 दिन पहले, और 5वां दिन 5 और 1 पहले भी आया था, तो ये कितना हो जाएगा, 10 5 16। आई बात में? क्या है, 16 है। लेकिन जब वो बोलेगा 5वां दिन, अगर 5 दिन बाद बोलता तो आंसर 16 दिन हम गिन लेते। लेकिन बोल रहा है 5वां दिन, तो जब भी ऐसा बोलेगा एक माइनस भी करना है, एक क्या करना है, माइनस भी करना है। तो 15 भैया, और डे कितने आ जाएंगे, 7 से 14 को काटो, 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 विषम दिन आया, इसका मतलब सोमवार था, सोमवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल महादिन का होगा। भैया पेपर जब आप कई बार फॉर्म आते हैं ना, आप लोगों को डेट निकालनी नहीं आती है कि हम कितने साल के हो गए, तो उसके लिए ये तरीका है। आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, बेसिक क्वेश्चन रखा हुआ है, एकदम बेसिक रखा है, कई सारे बच्चे इसे भी गलत कर देंगे। बोल रहा है 4 सितंबर, अगस्त सितंबर 9वां महीना होता है, 1996 को इसका जन्म हुआ है अंकित का। बोल रहा है 10 अगस्त 2020 को ये कितने साल का होगा भाई। तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करोगे और क्या ही करोगे, ठीक है। तो 2020 वाले को ऊपर लिखना पड़ेगा। 2020 तारीख कितनी है, 10 और अगस्त है। मुझे मेरे दोस्त ये बताना, क्या ये 8 महीने से 9 महीना काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता है। तो क्या करोगे, गुरुजी हम ऐसा करेंगे, हम महीने वाले हैं, हम अपने से बड़े मतलब साल से 1 साल उधार ले लेंगे। मैंने कहा ले लो, अगर वो तुम्हारी बात मानता है। तो ये गया 8वां महीना गया 2020 के पास कि भाई साहब मुझे ऐसा करो 1 साल उधार दे दो। 20 ने बोला ये तो अपने घर की बात है, तो बिल्कुल 1 साल को ले जा। जैसे ही देखो 10, ये 1 साल लाएगा, 1 साल में कितने महीने, 1 साल में 12 महीने, 1 साल में कितने महीने, 12 महीने उधार मांग के ला गया। पहले से 8 महीने थे, 12 महीने उधार मांग के लाया, तो 20 महीने हो जाएंगे। लेकिन ये 2020 नहीं रहेगा, ये 2019 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि इसने अपना 1 साल उधार दे दिया। अभी भी वही है, मैंने कहा 10 दिन 20 महीने 2019, या फिर मैं बोलूँ 10/8/2020, बात वही है। यहाँ से 1 साल उधार लिया और 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 यहाँ जोड़ दिया। तो भैया 4/9/1996 माइनस कर दो इसमें से। 9 से 6 गया तो कितना आएगा, 3। 201 में से 199 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 साल का हो गया ये बंदा। 20 में से 9 गया तो कितना है, 11 आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 दिन। भैया 23 साल 11 महीने 6 दिन, 23 साल 11 महीने 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आप देखो क्वेश्चन तो बेसिक ही है ना, लेकिन बच्चे इतने घबराए हुए होते हैं पेपर हॉल के अंदर, तो उनको पता नहीं चलता क्या करना है। ऐसे ही हमें डेट निकालनी होती है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान से देखना। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। भैया एसएससी वाला इस क्वेश्चन को पूछता है। पहली बात तो एक क्वेश्चन याद करना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, याद कर लेना, शुक्रवार था। ये याद कर लो, क्वेश्चन यही आएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था, बस बात खत्म। ये फिक्स क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अगस्त 2003 को क्या है मेरे दोस्त, शुक्रवार है, ठीक है। तब 15 अगस्त 2015 को क्या होगा, ध्यान देना, दिन भी सेम, महीना भी सेम, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जब महीना और दिन दोनों सेम हो तब का ये टाइप है। हमें देखना है 15 में से 3 गया तो कितना आ गया भैया, 12 साल। ये 12 साल तो आ गया। इन 12 सालों में लीप वर्ष कितने हैं हमें ये देखना है, और साधारण वर्ष कितने हैं ये देखना है। 2003 के बाद 2004 लीप वर्ष आएगा, 2004 के बाद 2008, 2008 के बाद 2012, 3 लीप वर्ष हैं। तो 3 तो लीप वर्ष हैं मेरे दोस्त, लीप ईयर 3 है। 12 में से 3 तो लीप ईयर हो गए, बचे कितने, 9।
9 साधारण वर्ष हो गए। लीप ईयर को हमेशा 2 से गुणा करते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा दिन होते हैं। 3 दूनी ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, तो 9 और 6 15। इसका मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 15 दिन क्या आ रहे हैं? एक्स्ट्रा। ध्यान से सुनना फिर से, जब महीना और डेट सेम हो तब की कंडीशन। भैया बड़े से छोटे को माइनस कर दो, 15 से 3 गया तो 12 साल आ गए, 12 साल। अब इन 12 सालों में हमें ये देखना है कि लीप वर्ष कितने हो। लीप वर्ष क्या होते हैं? जो 4 से कट जाते हैं। जैसे 2004 हो गया, 2003 तो है नहीं, 2003 क्या 2004 आएगा, 2004 लीप वर्ष है, ठीक है। इसके बाद 2008 भी लीप वर्ष है, इसके बाद 2012 भी लीप वर्ष है, फिर 2016 भी लीप वर्ष है। लेकिन मुझे तो 15 तक ही जाना है, तो 16 तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा 3 लीप वर्ष हैं। कितने लीप वर्ष हैं? 3 लीप वर्ष हैं। अगर 12 में से 3 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने होंगे? 9। लीप वर्ष को 2 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 9 जोड़ देना, 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो भैया अब हमें ऑड डे निकालने हैं, तो ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1 शेष बच गया, और 1 शेष बचने का मतलब है शुक्रवार था। शुक्रवार में एक दिन जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? शुक्रवार में 1 जोड़ोगे तो शुक्रवार प्लस 1, शुक्रवार प्लस 1 शनिवार हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा, ठीक है। सैटरडे हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा समझ में, लेकिन मेरे दोस्त फिर आपके लिए सेम क्वेश्चन लेके आया हो ना, आप टेंशन नहीं लेना है आपको। मेरे को पता है कि बच्चों को कहाँ पर समझ में आया, कहाँ पर नहीं। यदि 10 जनवरी 10/1/2010 को शनिवार था, क्या था? शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ध्यान देना, सेम ये भी सेम। क्या करना है? 29 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 29 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 साल बचेगा। इन 19 सालों में लीप वर्ष क्या है, लीप ईयर क्या, साधारण वर्ष क्या, देखना पड़ेगा। 10 के बाद क्या आएगा? 12, 2012 हो गया लीप वर्ष। 2012 के बाद 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, 2028 हो गया, ठीक है। 29 तक जाएंगे नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लीप वर्ष हो गए। और 19 में से 5 लीप वर्ष हो गए तो बचे कितने? 14 साधारण वर्ष हो गए। लीप वर्ष को 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, और ये 14 को 14 ही लिखे रहना है, 14 इसमें जोड़ देना है। तो कितना आ गया? 14 और 10 24। भैया 24 आ गया ना, तो 24 को मुझे कितने से भाग करना होगा ऑड डे निकालने के लिए? 7 से। 7 तिया ना 21। कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए हैं। कितने दिन बच गए हैं? 3 दिन। शनिवार में 3 दिन जोड़ दो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। भैया मंगलवार आंसर आ गया, ट्यूसडे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। शनिवार में कितने दिन जोड़ देंगे? 3 दिन। अब तो आ गया होगा समझ में, शनिवार प्लस 3। अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं ना, अभी एक क्लास और ले आऊँगा। आप बोलो तो सही क्लास लाने को मेरे से, लिख दो कमेंट, गुरुजी एक क्लास और ले आओ रीजनिंग की, सारे कॉन्सेप्ट फिर से करा दूँ आपको, क्यों टेंशन लेते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। कुछ तथ्य आए हैं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, अर्थात जब कैलेंडर में 1 साल का अंतर आता है तब हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, बोल रहा है एक साधारण दिन, जैसे साधारण है, जैसे 2001 है, इसमें एक विषम दिन है, ठीक है। 2002 है, इसमें एक विषम दिन है। 2003 है, क्योंकि ना 365 दिन होते हैं। 7 से काट करो, कितना कटेगा? 7 पंजे 35, एक बच्चा, 7 दूनी 14, एक ही विषम दिन तो आ रहा है। तो भैया ये क्या है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक हो गया। आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? भैया 1 2001 को क्या था? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं सारे। ये सोमवार था, इस दिन क्या था? सोमवार था। तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? हम एक ही दिन तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 1/1/2002 को क्या होगा मेरे दोस्त? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, अर्थात जब कैलेंडर में 1 साल का अंतर आता है तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। एक दिन आगे बढ़ने का मतलब है ये भैया क्या है, नॉर्मल ईयर है। इस दिन सोमवार था, अगले साल क्या हो जाएगा? मंगलवार। 1/1/2003 को क्या होगा? मंगल बुधवार, और फिर क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। ऐसे आगे को चलते रहेगा, लेकिन हमें देखना है कि साधारण वर्ष होना चाहिए। आगे को कॉन्सेप्ट और दिया होगा। कॉन्सेप्ट है, यदि एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, अर्थात जब कैलेंडर में 1 साल का अंतर आता है तो हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब 1 जनवरी 2004 को क्या था? सोमवार था।
सोमवार था, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? सोमवार, मंगलवार नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मंगलवार नहीं होगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं होगा? ये भैया लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? 2 दिन होते हैं। तो मंगल में सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार और बुधवार आएगा। क्या आएगा? बुधवार आएगा। एक चीज़ और नोट करना, यदि लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है, अभी इसमें आएगा आगे, लीप वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन से कम होता है। चलो अभी कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पर ही मैं समझा दूंगा, है ना, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। ऐसे आगे वो कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, ये रहा। एक सप्ताह में प्रत्येक दिन एक बार आता है। भाई ठीक है, 7 दिनों में प्रत्येक दिन एक बार आता है, अतः 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार अवश्य आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ देगा, एक साधारण वर्ष है, इसमें सोमवार कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। सब कुछ 52 बार आएगा। ठीक है, आगे बात में, साधारण वर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन के समान होता है। इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। 31 दिसंबर वाला दिन एक वर्ष में 53 बार आएगा। जो भी दिन 31 दिसंबर को पड़ेगा वह दिन साल में 53 बार आया होगा और सारे दिन 52 बार आए होंगे। मैंने कहा 31 दिसंबर को मंगलवार था, तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए इस साल मंगलवार कितनी बार आया होगा। अगर वो साधारण वर्ष है तो मंगलवार 53 बार आया होगा, बाकी जो सारे दिन हैं वो कितनी बार आए होंगे? वो 52 बार आए होंगे। यही क्वेश्चन लिखा है कि साधारण वर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन के समान होता है। मैंने कहा अगर 31 तारीख को मंगलवार था तो बताओ 1 तारीख को भी क्या था? 1 जनवरी को भी मंगलवार होगा। नहीं समझे बात को? ध्यान से यहाँ देखो, फिर से समय लगेगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा 1/1/2001 को मंगलवार था। मैंने कहा 1 जनवरी 2001 को मंगलवार था। मैंने बोला 31 दिसंबर 2001 को भी कौन सा दिन था? तो आप बोलोगे गुरुजी मंगलवार ही रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि बोल दिया साधारण वर्ष का आखिरी दिन और प्रथम दिन समान होता है। पहला दिन भी और लास्ट दिन 2 के 2 क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और 31 तारीख को अगर मंगलवार था तो इसमें 53 बार मंगलवार आए होंगे, और इतवार कितनी बार आया होगा? 52 बार। सब कुछ 52 बार आया होगा। एक जो लास्ट 31 दिन आया वो 53 बार आया होगा। साधारण वर्ष की बात है। एक अधिवर्ष 52 सप्ताह और 2 दिन का होता है। ठीक हो गया। 366 दिन होते हैं क्योंकि इसमें। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ भी एक अधिवर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार ही अवश्य आएगा, और 30 दिसंबर व 31 दिसंबर वाले दिन एक वर्ष में 53 बार आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अतः हम कह सकते हैं कि आखिरी एक अधिवर्ष के प्रथम 2 दिन वर्ष में 53 बार आते हैं। इसका मतलब कोई अधिवर्ष है, 2004 एक अधिवर्ष है। मैंने कहा 1 तारीख और 2 तारीख को, एक को सोमवार था मान लेते हैं, यहाँ मंगलवार था, तो भैया जो स्टार्टिंग के 2 दिन होंगे वो 53 बार आएंगे। अगर बोल देगा कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो बताइए 2004 में मंगलवार कितनी बार आया होगा? भैया 1 के बाद अगला ही मंगलवार आएगा, तो मंगलवार 53 बार आएगा, बुधवार 52 बार, शुक्रवार 52 बार, बाकी सारे 52 बार। लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 दिन हैं, अगर वो लीप वर्ष है तो वह कितनी बार आएंगे मेरे दोस्त? 53 बार आएंगे, और बाकी सारे 52 बार आएंगे। ऐसा क्वेश्चन कहता है। ये सारे थ्योरी नोट कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये थ्योरी आपको एग्जाम में मिलेगी। दीपक को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद। ठीक है, दीपक है कोई, दिया को इतना पता है कि इसका जो भाई है उसका जन्मदिन 17 फरवरी के बाद आ रहा है। भैया 17 फरवरी के बाद आ रहा है। ठीक है, 17 फरवरी के बाद आ रहा है, लेकिन 21 फरवरी के पहले। भैया 17 और 21 के बीच में, ऐसा वो कह रहा है। 17, 18, 19, 20। उसके भाई ने ये कहा कि भाई हो सकता है कि 17 के बाद 18 को भी आ सकता है, 19 को भी आ सकता है, 20 को भी आ सकता है, लेकिन 21 से पहले आ रहा है, मतलब इन 3 दिनों में से कोई होगा। जबकि उसके भाई को याद है, लेकिन इसके भाई को भी पता है, भाई इसका भाई भी बहुत तेज है, इसके भाई को पता है कि जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, लेकिन 24 फरवरी से पहले आ रहा है। इसने बोला नहीं नहीं मम्मी, दिया को गलत याद है, बहन को गलत याद है, मुझे सही याद है। मम्मी ने बोला बता कब था? बोला 19 तारीख के तो बाद था। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने बोला ठीक है, 19 के बाद तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मम्मी 24 से पहले भी तो था। ऐसा ही तो क्वेश्चन कह रहा है। उसके भाई को पता है 19 फरवरी के बाद है, लेकिन 24 से पहले है, तो 19 के बाद क्या आएगा? 20, 21, 22, 23, 24। मम्मी ने बोला ऐसा है, दिया भी तो सही हो सकती है। बोला कैसे? बोला यार तुम दो ये बोल लो, एक बोला 17 के बाद है 21 से पहले, एक बोला 19 के बाद है और 24 से पहले है।
तब उनके भाई का जन्मदिन कब होगा? भाई दो के दो सही हैं। इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों ने बोली है? 20 ऐसी संख्या है जो दोनों ने बोली है। इसने बोला 17 के बाद और 21 से पहले, इसने बोला 19 के बाद और 24 के पहले, तो 20 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है। तो 20 फरवरी को उसके भाई का बर्थडे था। तो जब भी 20 फरवरी आएगी, दिया के भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देना, ठीक है? शर्माना मत, बोल देना गुरुजी ने बोला था 20 तारीख को आएगा बर्थडे तेरा। अगला क्वेश्चन ये रहा भैया, मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर की। अच्छा, वही मैं कहूँ कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया क्यों नहीं अभी तक? अब आ गया मैथ्यू भाई साहब। मैथ्यू भाई साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम की एक तस्वीर की ओर, श्याम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, बोला श्याम उस तस्वीर को देखना। किस तस्वीर को? अब वो बता रहा है आगे को। कौन बता रहा है भैया? मैथ्यू कह रहा है। मैथ्यू कह रहा है किससे? श्याम से, ठीक है? मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पिता। किसके पिता? अरे जिसका वो चित्र बता रहा है उसके जो पिता हैं, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। ध्यान से सुनना, मैथ्यू ये बोला है, श्याम भाई सुन, वो जो तस्वीर तुझे दिख रही है ना, वो उसके पिता, ठीक है? इशारा करते हुए तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, उसके पिता, उस लड़के के पिता, उस लड़के के पिता जिसकी ओर इशारा कर रहा है, उस लड़के के पिता मेरी माँ, मतलब मैथ्यू की माँ के इकलौते बेटे हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? मैथ्यू बोल रहा है कि उसके पिता जो हैं, वो लड़के के जो पिता हैं, वो मेरी माँ, मतलब मेरी माँ, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा है। मैथ्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस इशारा कर रहा है, उस लड़के का पिता, उस लड़के का पिता, उसके पिता मेरी माँ, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा। अरे मेरी माँ का इकलौता बेटा मतलब मेरी बात कर रहा है वो। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि वो तस्वीर किसकी है भैया? मैथ्यू के भतीजे की नहीं, माँ की नहीं, मैथ्यू के बेटे की वो तस्वीर है। वो मैथ्यू का बेटा ही तो हुआ जिसकी ओर इशारा कर रहा था। वो जो लड़का है उसके जो पिता हैं, मतलब ये, वो मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। तो अपनी बात कर रहा है, वो उसका बेटा था, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास के लास्ट 3 क्वेश्चन, क्या मैराथन रही है ना? बहुत ज़बरदस्त मैराथन। अगर कहोगे और मैराथन लेके आ जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस आकृति में कितने वर्ग हैं भैया? वर्ग गिनने का तरीका मैं आपको जल्दी बताता हूँ। पहली क्लास में भी वर्ग गिनने का तरीका बताया था। जब भी इस प्रकार के वर्ग गिनेंगे ये सेम है, 1 2 1 2, तो क्या करना है? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5। अगर ऐसे होता, ये समान होता, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 10 14 हो जाते। यहाँ देखो ऐसे ही देखो, एक डब्बा ये बन रहा है, ठीक है? कलर चेंज कर लेता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। ब्लैक कलर भी नहीं करूँगा, ये वाला कर लेते हैं। बताओ इसके अंदर कितने होंगे? ऐसे ही 1 2 1 2 5 इसके अंदर हो गए, 5 इसके अंदर हो गए, 5 इसके अंदर भी हो जाएंगे, ठीक है? ये भी तो ऐसी डब्बा है, देखो एक ही डब्बा तो है ये, इसके अंदर भी तो ऐसे ही होंगे। 1 2 3, तो 5 10 5 3 15 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये पहले भी आपको मैंने बताया था। वर्ग गिनने को कहेंगे तो क्यूब कर देंगे। डाइस का क्वेश्चन फिर आ गया। क्वेश्चन कहता है एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। मैंने आपसे बोला जब भी 3 डाइस आपको देगा, आपको देखना है क्या चीज़ तीनों में सेम है या 2 में सेम है। भैया AD दोनों में सेम है, A और D दोनों में सेम है, AD दोनों में सेम है। AD इसका मतलब 4 का उल्टा क्या होगा? E। भैया 4 का उल्टा E है, ध्यान देना। तो क्वेश्चन में कह रहा है B D, क्या 4 आ सकता है? A आ सकता है क्या? B D कहीं और है, B D देख लो, D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, ठीक है? तो इसके अपोजिट पेयर हमें देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। AD A के विपरीत E। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या A आ सकता है? अगर मान लो मैं यहाँ पर A लिख दूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर A लिख दूँ, AD E के उल्टे B। भैया E का उल्टा तो पहले से ही हमें क्या पता है? 4 पता है। E का उल्टा B नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ A नहीं आ सकता। ऑप्शन कट। क्या यहाँ C आ सकता है? देख लेते हैं C आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ C लिख दूँ मैं, अगर यहाँ C लिख दूँ तो B और D, ठीक है? अगर एक बार E लिख के देखूँ मैं, E लिख के अगर मैं देख लूँ
ठीक है, ई लिखा गया। तो यहाँ से डी ई देखो, इसको मिटाता हूँ। अगर यहाँ से डी ई मिल जाएगा तो यहाँ से भी डी ई मिल जाएगा, तो ए का उल्टा बी, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए का उल्टा बी हो गया। और ए डी, ए का उल्टा ई, हाँ इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ई आएगा मेरे दोस्त, ई ही यहाँ पर सही बैठ रहा है, या फिर कुछ मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 4AD। एक बार फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचते हैं, है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, मनन कर लेते हैं। कभी कभी बहुत आसान से आसान क्वेश्चन भी दिमाग के अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद समय भी 1.5 से 2 घंटा हो गया पढ़ाते हुए, सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ, तो माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों में। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, भाई ए तो नहीं आएगा, मैंने साफ साफ बोल दिया। ठीक है, अगर मैं लेके चलूँ यहाँ से डी को, इस पासे को लेके चलूँ, डी, डी के बाद ई, ई के बाद ए, डी, डी के बाद बी, और यहाँ क्या आएगा भैया, ए तो आंसर नहीं आएगा, साफ सी बात है, मैंने काट दिया। बी और ई में से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बी के विपरीत ई है, बात ख़त्म। भैया सी और एम में से कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों मेरे दोस्त ये बताना, अरे ई के उल्टे तो बी है, ई और बी एक दूसरे से तो आ नहीं सकते हैं, ई भी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ सकता है वो सी या ई आ सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पासा क्या कहता है, फिर पासा आया है। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 2 बिंदु के विपरीत क्या हैं, 2 बिंदु कहाँ हैं, ये रहे 2 बिंदु भैया, ये 6 बिंदु, ये भी 6 बिंदु, 5 1 5 4 6 3, देखो 6 के विपरीत कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु, 2 के विपरीत कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु, 6 के विपरीत कितने बिंदु हैं, 5 बिंदु, 5 के बाद कितना है, 1 बिंदु। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 5 बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लास समाप्त। ठीक है, बहुत बेहतरीन सी क्लास थी। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको कराई थी। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप उन रीजनिंग की क्लास को पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप बताइए कि अगली क्लास आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर रीजनिंग। आपके डिमांड पर ही हम काम करेंगे। और मैंने आपको बताया 49 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो आज से ही लॉन्च हो चुकी है। जिसको भी लेनी होगी वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप अपनी मेहनत यूँ ही करते रहें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।